एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल वाला पूरा पार्ट एक शॉर्ट नोट्स के रूप में, ठीक है, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, उसमें पूरा फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग स्टडी करेंगे। राइट फ्रॉम 1885 टू 1947, 1885 से लेकर 1947 तक का वन शॉट रिवीजन होगा ये, जो कि आपकी पढ़ाई में एक बूस्टर डोज का काम करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, तो हम देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसको 3 फेजेस में ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, डेट वाइज अगर हम देखें तो पहला फेज जो है आईएनएम का, वो शुरुआत होता है 1885 से और चलता है 1905 तक। ठीक है, 1885 जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और 1905 जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था। दूसरा फेज है 1905 से लेकर 1919 तक का। ठीक है, और तीसरा फेज और लास्ट फेज है 1919 से लेकर 1947 तक का, जब भारत आजाद हो गया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट फेज ऑफ आईएनएम से, दैट इज 1885 से लेकर 1905 तक का फेज। 1885 इस समय एओ ह्यूम, दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कौन थे ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने बेसिकली इंडियन नेशनल यूनियन बनाया था, जिसको कि बाद में दादा भाई नारोजी ने आईएनसी का नाम दे दिया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया। 28 दिसंबर 1885 को पहला सेशन हुआ कांग्रेस का। ठीक है, अब ये पहला सेशन जो था आईएनसी का, ये बॉम्बे में हुआ। हालांकि इसको होना था पुणे में, लेकिन चूंकि हैजा फैल गया, कॉलरा फैल गया था, ठीक है, इसीलिए इसको पोस्टपोन करना पड़ा पुणे वाला सेशन, पुणे वाला डेट। और ये कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। ठीक है, तो और बॉम्बे में भी कहाँ हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड एट, ठीक है, कहाँ हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जो कि कहाँ पे है? तो बॉम्बे में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस सेशन में जो है कुल 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे। ठीक है, अलग अलग राज्यों से, ठीक है, पूरे देश से इस सेशन में लोग जो है पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, टोटल 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन। वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। और इस समय ब्रिटिश के पीएम, प्रधानमंत्री कौन थे? तो ग्लैडस्टोन। अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन था। ठीक है, अलग अलग राय था। ओपिनियन मतलब राय। जैसे लॉर्ड डफरिन ने आईएनसी को एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा। ठीक है, वहीं तिलक ने क्या कहा कि आईएनसी क्रोक लाइक अ फ्रॉग वंस अ ईयर एंड आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग राइट्स। मतलब तिलक के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो साल में एक बार मेढक की तरह क्रोक करता है, यानी आवाज निकालता है। ठीक है, मतलब एक्टिव होता है साल में एक बार। और उन्होंने ये भी कहा कि आईएनसी को जो है ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए कौन से बेगिंग राइट्स है, यानी भीख मांगने वाले अधिकार, और कौन से क्लेमिंग राइट्स है, मतलब जिसको कि हम लोग क्लेम कर सकते हैं, मतलब अपना दावा ठोक सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, बिपिन चंद्र पाल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूशन कहा। ठीक है, मतलब भीख मांगने वाली संस्थान।
और ये सेम चीज जो है अरबिंदो घोष ने भी कहा था, ठीक है। और बिपिन चंद्र पाल ने एक और चीज कहा कि आईएनसी प्लेइंग विथ बबल्स, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बुलबुलों के साथ खेल रही है, ठीक है। वहीं अश्विनी कुमार दत्ता ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस जो है वो 3 दिन का तमाशा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए था ना क्योंकि देखो यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ मॉडरेट्स थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। तो दोनों ग्रुप्स के ओपिनियंस अलग थे। मॉडरेट समझते थे कि आईएनसी जो है वो एक बहुत ही अच्छी संस्थान है, मतलब ये जो है वुमेन इन आईएनसी सेशन, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस में कौन कौन सी लेडीज में ने पार्टिसिपेट करा, तो पहली वुमेन जो थी जिसने आईएनसी सेशन की अध्यक्षता नहीं बल्कि एड्रेस करा, ठीक है, वो थी कादम्बिनी गांगुली, 1890 कलकत्ता सेशन। देखो अध्यक्षता करने वाली पहली वुमेन और एड्रेस करने वाली, ठीक है, पहली वुमेन, ये दोनों अलग अलग थी। पहली वुमेन जिसने अध्यक्षता करा वो थी एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता सेशन, ठीक है। पहली भारतीय वुमेन जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करा वो थी सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर सेशन, ठीक है। और पहली वुमेन जिसने आईएनसी सेशन को एड्रेस किया यानी संबोधित किया, ठीक है, तो वो थी कादम्बिनी गांगुली, 1890 कलकत्ता सेशन। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि आईएनसी का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर प्रेसिडेंट कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1940 से 45 तक। गांधी जी इलेक्टेड एज आईएनसी प्रेसिडेंट, बेलगांव, 1924। आईएनसी प्रेसिडेंट एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन थे, जेबी कृपलानी, ठीक है। आजादी के समय जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो जेबी कृपलानी ने। लास्ट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन ब्रिटिश इंडिया कहाँ हुआ था, 1946 में मेरठ में हुआ था, ठीक है। तो ये जो था मेरठ सेशन ऑफ 1946 was the last session of INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बहुत सारे सेशंस जो आईएनसी के हुए थे राइट फ्रॉम 1885 टू 1947, आइए उसको एक मैप में हम लोग समराइज करके देखते हैं। ये देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है और इसमें आईएनसी सेशंस जो कि 1885 से 1947 के बीच में हुआ, ठीक है, उन सभी को मार्क किया हुआ है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कलकत्ता में सबसे ज्यादा बार यानी 9 बार सेशंस कांग्रेस के हुए हैं, 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1928 और 1933। फिर मद्रास में 7 बार, ठीक है, 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914, 1927। बॉम्बे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1885 जो पहला सेशन था। फिर 1889, ठीक है, 1904, 1915, 1918, 1934। तो टोटल 6 सेशंस बॉम्बे में कंडक्ट हुए थे, ठीक है, कराए गए थे। लाहौर में भी 4 सेशंस हुए थे जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट 1929 वाला है, ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था, ठीक है। फिर है मेरठ सेशन जो अभी हम लोगों ने देखा 1946 का, ठीक है, ये लास्ट सेशन था आईएनसी का। अमृतसर का सेशन 1919 में हुआ, जालियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था। कानपुर का सेशन 1925, ठीक है, हमने देखा सरोजनी नायडू थी, ठीक है, प्रेसिडेंट। फिर इलाहाबाद में 3 बार हुआ, 1888 में, 1892 और 1910 में, ठीक है। लखनऊ में 3 बार हुआ,
1899, 1916 और 1936। सूरत में 1907 में जो हुआ था, जिसमें कि एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स दोनों अलग अलग हो गए थे, उन्हीं दोनों का फिर से 1916 में दोनों साथ आ गए थे। ठीक है, कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दोनों ने वापस से हाथ मिला लिया था। बनारस में 1905 में हुआ था सेशन। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ। गया में बिहार में 1922 में सेशन हुआ था। ठीक है, कौन थे प्रेसिडेंट, कमेंट में लिखो। रामगढ़ में 1940 में हुआ था। बांकीपुर में 1912 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब बिहार स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, बिहार हिस्ट्री में आ जाएगा ये सब। फिर गुवाहाटी में भी एक बार हुआ था 1926 में। ठीक है, इधर कराची वाला इंपॉर्टेंट है, 1931 वाला। ठीक है, जब फंडामेंटल राइट्स की डिमांड रखी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उधर सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखें तो हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरिपुरा 1938 में और त्रिपुरी 1939 में। ठीक है, नेक्स्ट बेलगांव 1924 में हुआ था, महात्मा गांधी ने इसको अध्यक्षता करा। नागपुर सेशन 1920 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया था। अमरावती सेशन 1897 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको मैप में याद रखने में सुविधा होगा ये सभी सेशंस। बस ये भी याद रखना कि इन सभी सेशंस में जो है किसने अध्यक्षता करा था। ठीक है, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ, जगह इंपॉर्टेंट है, कब यानी डेट इंपॉर्टेंट है, यानी डेट नहीं ईयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो नेताजी इलेक्टेड एज आईएनसी प्रेसिडेंट कब, तो 1938 हरिपुरा, अभी हम लोग ने देखा। अब कुछ ऐसे साल भी रहे जिसमें कि कोई सेशंस नहीं हुआ आईएनसी के, जैसे 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ। क्या हुआ था 1930 में, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट 1935 में कोई आईएनसी सेशन नहीं हुआ। फिर 1941 से लेकर 1945 के बीच में भी कोई आईएनसी सेशंस नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो प्रेसिडेंट का पद इस बीच संभाले हुए थे। ठीक है, फिर 1947 में कोई आईएनसी सेशन नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि जेबी कृपलानी उस समय आईएनसी प्रेसिडेंट थे, लेकिन सेशंस कहीं कंडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट सेशन जो था वो अभी हम लोगों ने देखा मेरठ 1946 में था। ठीक है, अब इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता कुछ अंग्रेज ने भी की। तो टोटल 4 अंग्रेज थे और 4 ऐसा सेशन हुआ था जिसमें कि कांग्रेस की अध्यक्षता अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। जैसे कि पहला है जॉर्ज यूले, जिन्होंने 1888 के इलाहाबाद सेशंस में अध्यक्षता करा। दूसरा है वेडरबर्न, ठीक है, जिन्होंने 2 बार बॉम्बे 1889 सेशन और इलाहाबाद 1910 सेशन में अध्यक्षता करा। तीसरा एल्फर्ड वेब, जिन्होंने मद्रास सेशन 1894 में अध्यक्षता करा। और चौथा है सर कॉटन, जिन्होंने बॉम्बे 1904 में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली। लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है, इन्होंने जो है कांग्रेस सेशन ऑफ 1915 में पार्टिसिपेट करा बॉम्बे में। हालांकि इन्होंने अध्यक्षता नहीं करा बल्कि केवल भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट किताबें और किसने उसको लिखा है और कब लिखा है। ठीक है, पहला है गीता रहस्य। गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा मैंडले जेल में, जब वो मैंडले जेल में बंद थे 1911 में। नेक्स्ट दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, तो दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चैटर्जी 1864। गीता रहस्य तिलक, मैंडले जेल 1911। नेक्स्ट न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अरबिंदो घोष ने लिखा 1893 से लेकर 94 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, इसको किसने लिखा, तो एमजी रानडे ने 1898 में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त ने लिखा 1901 में। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नारोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई 1898 में। ठीक है,
फिर से रिकॉल करते हैं। गीता रहस्य तिलक ने लिखा, मैंडले जेल में 1911 में। दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, बंकिम चंद्र चैटर्जी। वैसे भी दुर्गा पूजा ज़्यादा होता है ना बंगाल में, तो ऐसे याद रखना कि बंगाली बंकिम चंद्र चैटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी लिखा, ठीक है, 1864 में। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है, अरविंद ने जो है पुराना लैम्प को फेंक दिया और नया लैम्प खरीदा है, ठीक है, 1893 से 94 में। एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, राणा डे। राणा जी आजकल छत पे नहीं सो रहे हैं बल्कि एसेज लिखने में लगे हुए हैं, ठीक है। 1898 में ये किताब लिखा गया। फिर ठीक है, दत्त साहब ने, ठीक है, संजय दत्त या सुनील दत्त ने, यहाँ ये कौन दत्त है, आरसी दत्त, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री लिख दिया। और दादा भाई नारोजी ने पॉवर्टी और अनब्रिटिश रूल लिखा। ये तो बहुत ही पॉपुलर किताब है, ये आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। कब लिखा था ये इंपॉर्टेंट है, 1898 में। नेक्स्ट, एम ऑफ कांग्रेस, ठीक है। अब कांग्रेस का क्या लक्ष्य था, एम था, उद्देश्य था, तो इसका पहला उद्देश्य था सी कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, मतलब भारतीयों की सहायता लेना। रिक्वेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एसोसिएट इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अंग्रेज की सरकार को रिक्वेस्ट करना, ठीक है, कि वो भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल करें। नेक्स्ट, इरेडिकेट रेस, क्रीड, प्रोविंशियल प्रिजुडिसेस एंड नेशनल यूनिटी, ठीक है, मतलब जो जाति, धर्म, ठीक है, क्षेत्र, इन सब के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना और नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करना, ठीक है। अब अर्ली मॉडरेट्स जो थे, ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड्स यूज करा अपनी बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए। मतलब उन्होंने कोई हिंसा नहीं अपनाया बल्कि उन्होंने अहिंसा मेथड्स ही अपनाए थे, जैसे कि अपनी बात पहुंचाने के लिए अंग्रेजों को पत्र लिखना, ठीक है, मीटिंग्स बुलाना, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एजिटेशन मेथड्स अपनाए गए जो कि पूरी तरह से अहिंसा, तो अहिंसा के तरीकों पे मॉडरेट्स विश्वास करते थे, ठीक है। इनके कुछ अचीवमेंट्स क्या थे, तो पहला, नेशनल अवेकनिंग, ठीक है, मतलब राष्ट्र में जागरूकता लाने में इनका बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर प्रेशर, ठीक है, इन्हीं के दबाव बनाने के कारण जो है अंग्रेजों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास करा। तीसरा, वेबली कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर इन 1895, भारतीय खर्चे से जुड़ा वेबली कमीशन का गठन जो है 1895 में मॉडरेट्स के प्रेशर दिलाने के बाद ही किया गया था, ठीक है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो था एओ ह्यूम का इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करने के पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस था। और ये जो पर्पस था वो था कि ब्रिटिश की सरकार को एक सुरक्षा कवच प्रदान करना अगेंस्ट द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ इंडियंस, मतलब अंग्रेजों के पॉलिसीज के कारण भारतीयों के अंदर जो नाराजगी पैदा हो रही थी वो नाराजगी कहीं 1857 क्रांति जैसे फिर से दूसरे नए क्रांति का रूप न ले ले, इसीलिए आईएनसी का गठन किया गया ताकि भारतीयों को यह यकीन दिला सकें कि अंग्रेज उनके हितैषी हैं ना कि विरोधी, और उधर अंग्रेजों को भी इस तरह की क्रांति से एक सुरक्षा कवच मिल जाए। जबकि दूसरी तरफ कुछ मार्क्सिस्ट इतिहासकार जो थे उनका कहना था कि आईएनसी का स्थापना जो है वो पहले से अंग्रेज और इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास यानी जो अमीर और ऊंचे वर्ग के भारतीय लोग थे और अंग्रेजों के बीच ये एक षड्यंत्र का उपज था। इन्हीं दोनों की मिली भगत के कारण आईएनसी का जन्म हुआ। अब ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था वो एक्चुअली एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी का ही एक्सटेंशन था, ठीक है। इस थ्योरी को हमारे मॉडर्न भारतीय इतिहासकारों ने भी
खूब क्रिटिसाइज करा। उनका कहना था कि कांग्रेस जैसा संगठन जो है वो बहुत सारे पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों का सोच का उपज है। इसीलिए किसी एक आदमी या किसी एक संगठन को इसके स्थापना की क्रेडिट नहीं दी जानी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक कथन कहा गया है कि अगर, ठीक है, इफ एओ ह्यूम वांटेड टू यूज द कांग्रेस एज अ सेफ्टी वाल्व, द अर्ली लीडर्स ऑफ द कांग्रेस होप्ड टू यूज हिम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। मतलब अगर एओ ह्यूम कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में खुद के लिए यूज करना चाहते थे या अंग्रेजों के लिए उसको एक सुरक्षा कवच के रूप में यूज करना चाहते थे, तो कांग्रेस के भी जो शुरुआती लीडर्स थे उन्होंने भी सोच लिया था कि हम जो है एओ ह्यूम को एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में यूज करेंगे, मतलब एक चिंगारी के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, आग लगने से पहले एक चिंगारी की जरूरत होती है ना। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये चिंगारी का काम एओ ह्यूम के द्वारा किया गया, क्योंकि आईएनसी का गठन चाहे जिस भी पर्पस के लिए हो, ठीक है, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी हो, किसी का षड्यंत्र का उपज हो, चाहे वो सुरक्षा कवच के लिए किया गया हो, लेकिन किसी भी कारण से इसका जो गठन किया गया आईएनसी का, वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम में कितनी बड़ी भूमिका उसने निभाया है, ये हम सभी जानते हैं और आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, प्री कांग्रेस एसोसिएशंस एंड देयर फाउंडर्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो पहला ऐसा संगठन था। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे संगठन आए और चले गए। ठीक है, लेकिन किसी ने भी आईएनसी की तरह जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्योंकि इसमें से पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला था 1836 में बंग भाषा परीक्षा सभा। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? राम मोहन रॉय और उनके साथी। ठीक है, दूसरा है 1838 लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जमींदारों को न्याय दिलवाना। ठीक है, ये बेसिकली सभी जमींदारों का एक ग्रुप था, संगठन था, जिसमें कि वो लोग अपने अपने ग्रीवांसेस को रेज करते थे और न्याय की उम्मीद रखते थे। नेक्स्ट है 1839, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसके फाउंडर थे विलियम एडम्स। ठीक है, नेक्स्ट है 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसके फाउंडर हैं जॉर्ज थॉमस क्लेयर। नेक्स्ट है 1851। अब देखो, इन सभी का नेचर और ऑब्जेक्टिव्स याद नहीं करना है, बस ऑर्गेनाइजेशन और उसके फाउंडर को बस ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधा कांत देव इसके अध्यक्ष थे। इस संगठन का काम क्या था कि ये पेटिशंस भेजते थे पार्लियामेंट में। ठीक है, अपने ग्रीवेंसेस को लिखकर लेटर भेजते थे, रिक्वेस्ट पेटिशंस भेजते थे। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। नेक्स्ट 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन, जिसके फाउंडर थे जगन्नाथ शंकर सेठ। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1866 वाला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नारोजी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड रिगार्डिंग इंडियन वेलफेयर। दादा भाई नारोजी ने भारतीयों के लिए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बाहर में रहकर यानी विदेश में रहकर बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, वो इंग्लैंड में रहते हुए लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा, प्रभावित करा। ठीक है, नेक्स्ट था पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी फाउंड किया था।
ठीक है, इसको स्थापना करा था। और इसका मुख्य उद्देश्य था सर्विंग अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ठीक है, एक ये जो सभा था, पूना सार्वजनिक सभा, ये एक पुल की तरह काम कर रहा था सरकार और लोगों के बीच में। ठीक है, एक लिंक की तरह काम कर रहा था, कनेक्टिंग लिंक था। नेक्स्ट 1875 इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ने फाउंड किया। नेक्स्ट 1876, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 1876 इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था? ये सेंटर था ऑफ लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एजुकेटेड कम्युनिटी ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल के जो पढ़े लिखे ग्रुप्स थे, प्रतिनिधित्व करता थे, उसका मुख्य केंद्र इंडियन एसोसिएशन था। और इसका मेन ऑर्गन था बंगाली। ठीक है, बंगाली मैगजीन। ठीक है, ये जो था इसका मुख्य, ठीक है, मुख्य अंग था। नेक्स्ट 1884 मद्रास महाजन सभा, इसको फाउंड किया था एम वीर राघवाचारी बी सुब्रमण्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 1884 में ही इंडियन यूनियन की भी स्थापना की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। तो देखो यहाँ पे जो है एओ ह्यूम ने इंडियन यूनियन की भी स्थापना करा था 1884 में। ठीक है, जो कि बाद में 1885 में दादा भाई नारोजी ने इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, क्लियर, इसके फाउंडर थे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग, तीनों ने मिलकर जो है इस संगठन का जो है स्थापना किया था। अब एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या था इन प्री कांग्रेस एसोसिएशंस का? तो इन सभी संगठन के स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था, पहला, इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुसाना। ठीक है, इंक्लूड करना। दूसरा था डिमांडेड रिडक्शन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस संगठन ने पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो सार्वजनिक खर्चे हो रहे थे, उसको कम करने का डिमांड करा। तीसरा था इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भी सार्वजनिक सेवाएं थी उनकी भारतीयकरण करने की डिमांड किया गया इन सारे संगठनों द्वारा। जैसे कि इंडियन एसोसिएशन ने, जिसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर फाउंड किया था, उसने एक डिमांड उठाया कि आईसीएस में, दैट इज इंडियन सिविल सर्विस में जो है एज कम किया जाए। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा भारतीय उसमें भाग ले सकें। ठीक है, और अफसर बन सकें। नेक्स्ट था सपोर्टिंग इलवर्ट बिल, अपोजिंग आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इन सभी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इलवर्ट बिल को सपोर्ट किया गया। आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट जो 1879 में आया था, उसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की मनाही थी। तो इसको, इस एक्ट का भी इन सारे संगठन द्वारा विरोध किया गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, जिसने कि इंडियन जर्नलिज्म पे, भारतीय न्यूज़पेपर्स हो गया, इंडियन प्रेस हो गया, उस पर बहुत ही सीवियर, बहुत ही कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था, सीवियर सेंसरशिप लगा दिया था। ठीक है, इसका भी विरोध करा। और इल्बर्ट बिल क्या था? 1883 में लॉर्ड इल्बर्ट के समय में इस बिल को पास किया गया था, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल बिल था, जिसके तहत ये प्रावधान रखा गया था कि अब भारतीय जजेस भी जो है वो अंग्रेजों से जुड़े केसेस को, लीगल केसेस को देख सकते हैं। सिर्फ देख ही नहीं सकते हैं, बल्कि यूरोपियंस को सजा भी दे सकते हैं। ठीक है, इन सभी गोरों को सजा भी दिया जा सकता है भारतीय जजेस के द्वारा। लेकिन हालांकि ये बिल को फिर अंग्रेज ने हटा दिया था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था, ठीक है, इंग्लैंड से, इस बिल को हटाया जाए। नेक्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन हो, उसमें भारतीय शामिल हों, ज्यादा से ज्यादा भारतीय जो है अंग्रेजी प्रशासन का, ठीक है, भागीदारी बने। ठीक है, तो इन सभी डिमांड्स को
उठाया गया था प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक है, अब ये देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन से न्यूज़पेपर्स थे जिसने कि राष्ट्रवाद को प्रमोट करा। ठीक है, तो ये ऐसे न्यूज़पेपर्स थे, द हिंदू, पेट्रियट, अमृता बाजार पत्रिका। किसने लिखा है? शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, लिखा नहीं, मतलब इसके ये एडिटर और पब्लिशर रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट केसरी, मराठा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का जो है। ठीक है, द हिंदू किसका है? तो सुब्रमण्यम अय्यर। क्लियर? तो ये सभी न्यूज़पेपर जो थे उसने नेशनलिज्म को प्रमोट करा और लोगों को प्रभावित किया। अब कुछ मॉडरेट्स और अर्ली नेशनलिस्ट्स का लिस्ट देखते हैं, कौन कौन मॉडरेट्स थे। ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में एलिमिनेशन में काम आएगा। ठीक है, किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में अगर एक्सट्रीमिस्ट को छांटना है तो क्या करोगे? मॉडरेट्स को याद करोगे और उसको एक्सट्रीमिस्ट को जो है आराम से उसको आप निकाल लोगे ऑप्शंस में से। ठीक है, तो पहला थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यूसी बनर्जी, एमजी रानाडे, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्य अय्यर, दादा भाई नारोजी, दिन शाह, ई वाचा, फिरोज शाह मेहता, राश बिहारी घोष, आनंद चार्लू, पीआर नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी कौन थे? मॉडरेट्स थे। ठीक है, अभी देखो शॉर्ट में एक तरह का समरी है आज की क्लास का। फेजेस ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल, दो तरह का फेज था, एक था प्री कांग्रेस फेज और दूसरा था कांग्रेस फेज। ठीक है, कांग्रेस के आने से पहले का फेज, जिसमें कि इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, प्री कांग्रेस फेज, इंटरेस्ट ग्रुप्स और नेशनलिस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं? ऐसे संगठन जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए डिमांड उठाते थे। ठीक है, जैसे कि जमींदार्स हो गए, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन हो गया। ठीक है, जिसने कि जमींदार्स का आवाज उठाया। दूसरा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसमें कि जो भारतीय, ठीक है, प्रतिनिधित्व करने वाले थे ब्रिटेन में, उनका जो एक अलग से सोसाइटी था। तीसरा है रिलीजियस कल्चरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मतलब ये सभी धार्मिक संगठन थे जिसने कि इंडियन सोसाइटी को रिवाइव, मतलब फिर से पुनर्जागृत करने के लिए आवाज उठाई। ठीक है, दूसरा ग्रुप हो गया नेशनलिस्ट ग्रुप्स। ठीक है, राष्ट्रवाद का एक अलग संगठन ग्रुप्स। ये क्या करते थे? ये लोग अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए आवाज उठाते थे। ठीक है, तो प्रीडेसर्स टू कांग्रेस लाइक इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, कांग्रेस से पहले जो भी संगठन थे वो सभी नेशनलिस्ट ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग ने जो चार्ट देखा, इंडियन एसोसिएशन था, उसमें इंडियन लीग था, इंडियन यूनियन था। ठीक है, ऑल दोस थिंग्स। नेक्स्ट, लैक्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड ए पैन इंडिया कैरेक्टर। हाँ, अब इनका डिमांड उतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं पहुंच सका। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक सिंगल लीडरशिप की कमी थी, नेतृत्वकर्ता की कमी थी। हालांकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिविजुअल रूप से अलग अलग नेता थे, लेकिन एक पैन इंडिया कैरेक्टर, मतलब ऑल इंडिया का जो एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, जो कि सबको साथ लेके चले, सभी संगठन को एक साथ जोड़ के एक धागा में पिरो के जब उसका आवाज जो है उठाता, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तब उसका एक अलग छाप छूटती। ठीक है, तो उस चीज की कमी रह गई इन सभी ग्रुप्स में, इन सभी नेशनलिस्ट ग्रुप्स में। और स्केप्टिकल ऑफ कॉलोनियल और ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ये सभी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोधी थे। नेक्स्ट हो गया कांग्रेस फेज, जो 1885 से 1905 तक का मॉडरेट्स का फेज रहा। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो है वो मॉडरेट्स कौन कौन से थे? ये सभी मॉडरेट्स जो भी हम लोग ने देखा ऊपर में, तो ये मोस्टली एडुकेटेड एलिट और मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया क्लास थे, मतलब जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे वही जनरली मॉडरेट्स में शामिल थे। इन्होंने जो है पेटिशंस और नेगोशिएशंस का रास्ता अपनाया। ठीक है, मतलब लेटर लिखो, रिक्वेस्ट करो, ठीक है, कोई हिंसा ना करो, तो इस तरह के जो है मतलब बातचीत करो, उसी से अपना प्रॉब्लम का जो है समाधान निकालने का तरीका इन्होंने अपनाया। नेक्स्ट, लैक्ड नेशन वाइड अवेयरनेस एंड मास पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसमें भी जो है इसकी ये कमी रही कि इसमें भी पूरा इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करा, पूरा इंडिया के लोग ने एक साथ मिलके जो है एकता नहीं दिखाई। ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी रही। नेक्स्ट, प्रोफेस्ड फेथ इन कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, इसने क्या करा, इनको ब्रिटिश सरकार पे, ब्रिटिश हुकूमत पे बहुत ज्यादा विश्वास था कि अंग्रेज जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, भला ही करेंगे। ठीक है,
तो हमें अंग्रेजों का ज़्यादा पुरजोर हिंसक रूप से विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि बातचीत से ही सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। लेटर लिखो, बातचीत करो, ठीक है, मतलब एकदम शांति तरीके से सब कुछ करो, ठीक है। तो इसीलिए इनको मॉडरेट्स भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब मॉडरेट रास्ता अपनाया, ना ज़्यादा, ना टू मच हाई, ना टू मच लो, मॉडरेट बीच का रास्ता अपनाया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, अच्छे से फोकस के साथ पढ़ते रहिए। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू।